नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एटीट्यूड एकेडमी में। और इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड जो हमीरपुर जो आजकल स्क्रैप हो गया है, इसकी जगह अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का सेटअप जो है किया जाएगा। तो इनके द्वारा जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट की गई है उनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्लैरिकल पोस्ट कोड 484 का डिस्कस करेंगे जो कि 2017 में जो कंडक्ट किया गया था विद सॉल्यूशन। इसका हम एक कंप्लीट एनालिसिस लेंगे। हम इसमें जो भी जनरल स्टडीज़ के हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे, क्योंकि 2017 के करंट अफेयर्स हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम छोड़ेंगे। बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का हम जो है एक कंप्लीट एनालिसिस हम लेंगे। और इस तरह से हम प्रीवियस जो भी एग्जामिनेशन हिमाचल में कंडक्ट हुई है उनके क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका स्कोर जो है एग्जामिनेशन में वो इनहेंस हो सके। ये बुकलेट सीरीज ए है पोस्ट कोड 484 क्लैरिकल की। तो हम इसमें डायरेक्टली जो है इसके पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। 200 क्वेश्चन इसमें पूरे रहेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्शन दी गई 1 to 5। ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन देयर इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स। वन ऑफ दीज अल्टरनेटिव्स इज द स्टेटमेंट, फाइंड इट आउट। तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें से एक विकल्प कथन सही उत्तर है, उसका चयन हमने करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपने नजर डालनी है यहाँ पर, जहाँ पर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ। तो पहला प्रश्न है, फॉर अ कार देयर शुड बी है। तो एक जो कार होती है, एक कार के लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए, एक कार के लिए देखिए फैन तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑनर की भी कोई हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है कि फैन है या मालिक है। तो एक कार में जरूरी होना है पैसेंजर टैक्सी होना है। एक कार के लिए हमेशा हमारे पास एक जो है ड्राइवर होना चाहिए, एक चालक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट इसेंशियल फॉर अ स्टूडेंट इज। तो एक विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक क्या है। तो ये आपने सोच के बताना है। देखिए, खाना अति आवश्यक नहीं है, सोना अति आवश्यक नहीं है, कपड़े भी अति आवश्यक नहीं है। सबसे अति आवश्यक है आपकी स्टडीज, एक अध्ययन जो है एक विद्यार्थी के लिए सबसे ज़्यादा अति आवश्यक रहेगा। इसका अगला प्रश्न है, डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व्स। तो खतरे में हमेशा शामिल होता है। तो जब भी आप खतरे में होते हैं तो उसमें क्या शामिल होता है। तो अटैक तो नहीं होगा, आक्रमण थोड़ा करते हैं हम। खतरे में चलो सहायता मांगते हैं, लेकिन हमेशा सहायता इन्वॉल्व नहीं होती है। खतरे में जब आप पढ़ते हैं तो हमेशा आपको सहायता नहीं मिलती है। खतरे में आप जब भी होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि खतरा सिर्फ और सिर्फ शत्रुओं की वजह से होता है। खतरा जो है देखिए किसी भी चीज़ से हो सकता है। मान लीजिए कोई नेचुरल कोई डिजास्टर हो जाता है एकदम, तो उससे भी खतरा है। तो हर बार आपको शत्रुओं की जरूरत तो इसमें नहीं रहेगी। तो लॉजिकली है कि जब भी खतरा होता है तो हमें डर जरूर लगता है। तो फिर इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट इसेंशियल फॉर अ स्कूल इज। तो विद्यालय के लिए अति आवश्यक क्या है। तो देखिए, विद्यालय में अगर हॉस्टल छात्रावास नहीं होगा तभी विद्यालय चल सकता है। विद्यालय की अगर देखिए मान लीजिए बिल्डिंग नहीं है तो स्कूल ग्राउंड में भी मतलब किसी खुले ग्राउंड में भी हम जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो बिल्डिंग की भी कोई ऐसी बड़ी आवश्यकता नहीं है। सुरक्षाकर्मी भी कोई ऐसा नहीं होगा। सबसे जरूरी जो पहली जो मोस्ट इसेंशियल चीज़ है किसी भी विद्यालय के लिए, जो सबसे अति आवश्यक चीज़ है वो है विद्यार्थी। स्टूडेंट्स किसी भी विद्यालय के लिए सबसे अति आवश्यक चीज़ है। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा फिलोसफी इसमें लगाना पड़ेगी। मोस्ट इसेंशियल फॉर अ मैन इज। तो एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक क्या है। तो देखिए, इसमें हमें थोड़ी सी ट्रिक ऐसी लगाना पड़ती है कि अगर टांग नहीं होगी तब भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, आइज नहीं होगी तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, कान नहीं भी होंगे तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन हार्ट आप निकाल दीजिए किसी मनुष्य का तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो किसी भी मनुष्य के लिए जो सबसे इसेंशियल है वो आपका हार्ट है। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा फिलोसफी अगर आप लगाएं कि एक मानवता के लिए एक अच्छे दिल का होना जरूरी है, वो भी है। लेकिन एक लॉजिकली अगर हम बात करें तो हार्ट सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना दिल के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1.5 सेंटीमीटर साइड कैन बी फॉर्म अ क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर साइड। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक हमारे पास जो है क्यूब है, उससे हमने पता करना है कि 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे जो घन है उससे बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, क्यूब होता है जिसकी पहली बात जो है चारों साइड जो बराबर होती हैं। इस तरह से हमारा एक जो है क्यूब होता है। ठीक है, तो एक 6 सेंटीमीटर की हमारे पास क्यूब है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम है, जो आयतन है एक घन का, एक क्यूब का वॉल्यूम जो है आपके पास जो साइड है, मान लीजिए साइड को अगर मैं ए मान लेता हूँ तो साइड का क्यूब जो है हमारे पास जो उसका जो आयतन होगा, आयतन देखिए जितनी ये जो छोटी जो क्यूब्स बनेगी उनका जो आयतन होगा और जो बड़ी जो क्यूब होगी उसका जो आयतन होगा वो बराबर होगा। तो हम सबसे पहले बड़ी क्यूब का आयतन निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 × 6 × 6 और ये आपका 216 इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, जो एक जो छोटी जो क्यूब है उसका जो साइड है ये 1.5 सेंटीमीटर है।
तो स्मॉल जो क्यूब है, अब मैं स्मॉल क्यूब का लिख देता हूँ यहाँ पर, स्मॉल क्यूब, वन स्मॉल क्यूब, वन स्मॉल क्यूब का जो वॉल्यूम होगा ये 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 होगा। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.375 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये है एक का। तो जितनी जो फॉर्म होगी उन सभी का जो वॉल्यूम है ये 216 होगा। तो मान लीजिए n नंबर ऑफ क्यूब्स जो है आपकी फॉर्म हुई, तो इन सब का जो वॉल्यूम है वो 216 होगा। तो मान लीजिए n क्यूब्स फॉर्म हुई और वॉल्यूम इनका v है, तो n से 3.37 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे n नंबर ऑफ क्यूब से, ये 216 के बराबर होगा। तो n हमारे पास आ जाएगा, 216 को हम डिवाइड कर देंगे 3.375 से, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। आपके पास राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आपने हमेशा ध्यान में रखना है, इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए जूनियर क्यूब हो, वहाँ पर आपको बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है स्फेयर है, स्फेरिकल कोई चीज़ है, उसको आपने जो है किसी क्यूब में बदल दिया, तो आप ध्यान रखना वॉल्यूम जो है आपका सेम रहता है। ट्रिक इसकी यही रहती है कि दोनों उनका जो वॉल्यूम है वो सेम होगा, और उस करके हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो निम्न में से कौन सा अन्य है, आपने बताना इनमें से कौन सा अन्य है या भिन्न है। तो पहला आपके पास व्हीट गेहूं, दूसरा है ग्राउंडनट मूंगफली, तीसरा है ग्राम चना, और चौथा है मस्टर्ड सरसों। अब देखिए फसलों के नाम है, देखिए दो तरह की फसलें हम जनरली पढ़ते हैं, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो दो तरह की फसलें मिलेगी आपको, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। सिंपली आपने ध्यान में रखना है, जो खरीफ की फसलें हैं जनरली ये जो है आपकी बरसात के इसमें जो फसलें होती हैं वो हमें देखने को मिलती है। जैसे आजकल मक्की हमारे खेतों में लगी हुई है, तो मक्की जो फसल है ये हमारी जो है खरीफ की आ जाएगी। ये जो है जनरली आपकी मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है ये जनरली, और जून जुलाई महीने में इनको जो है लगाया जाता है खरीफ की फसलों को, और सितंबर या अक्टूबर में इनको जो है हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उसी प्रकार नवंबर दिसंबर के आसपास ही आपकी रबी की फसलें लगाई जाती हैं, और अप्रैल मई तक इनको जो हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो व्हीट हो गया, ग्राम हो गया और मस्टर्ड हो गया, ये तीनों की तीनों जो है आपकी रबी क्रॉप्स हैं, जबकि ग्राउंडनट जो मूंगफली है ये खरीफ क्रॉप है। तो अलग जो पैटर्न यहाँ पर आ जाएगा ये बी आ जाएगा, मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप ध्यान रखना खरीफ और रबी जो फसलें हैं डिफरेंट, इनके बारे में आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। रबी फसलों का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास व्हीट, बार्ली, ओट्स, ग्राम, मस्टर्ड, लाइन सीड। और खरीफ क्रॉप्स जो मेन है हमारे पास राइस, राइस आपने ध्यान रखना, राइस को हम जो है खरीफ क्रॉप्स में काउंट करते हैं। राइस के साथ साथ मेज जो छली है उसको भी, फिर मिलेट हो गया, रागी, पल्सी, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, ये हमारी जो खरीफ की फसलें हैं, तो इसलिए बी इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलर इज रिलेटेड टू क्लॉथ इन द सेम वे कोबलर इज रिलेटेड टू विच। तो जिस प्रकार दर्जी कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार मोची। तो देखिए जिस प्रकार एक टेलर जो है कपड़े का काम करता है, उसी प्रकार एक मोची जो आपके लेदर चमड़े का काम करता है। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, इन अ कोड, देखिए टुगेदर को डिनोट कर रहे हैं आप इस लेटर से, और पैरोल किस तरह से आप लिखेंगे इसमें ये पूछा गया आपसे। तो देखिए अगर आप इनका पैटर्न सही ढंग से देखेंगे तो टी में जब आप -2 करेंगे तो आर के बाद एस आता है और टी आता है, तो यहाँ पर -2 मैं लिख सकता हूँ। फिर ओ में जब आप +2 करेंगे तो ओ के बाद पी आएगा, फिर +Q आएगा, यानी कि -2 और +2 का इसमें जो पैटर्न चला हुआ है। तो सबसे पहले हमने -2 करना है, तो पी में जब आप -2 करेंगे तो आपके पास जो है एन आ जाएगा, तो जहाँ पर एन नहीं है उनको मैं काट दूंगा। उसके बाद ए में हमने +2 करना है, तो जब हम ए में +2 करेंगे तो सी आएगा, यहाँ पर भी यही है। उसके बाद जब हम आर से जो है -2 करेंगे तो हमारे पास जो पी आएगा, तो राइट आंसर हमारा जो है डी हमारे पास जो है हो जाएगा। तो इसमें देखना हमने -2 है, फिर +2 है, फिर -2 है, फिर अगेन दोबारा हमने +2 करना है, तो ओ के बाद आपका पी आएगा और पी के बाद आपका क्यू आएगा। तो इस तरह से इसमें जो है लॉजिक है, इनमें कुछ ना कुछ लॉजिक होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 3 to 41 हाउ मेनी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3 एंड सम ऑफ देयर डिजिट 9। तो देखिए आपने एक ट्रिक याद रखनी, ऐसा कोई भी डिजिट, मान लीजिए रेंडमली स्पीकिंग 2 + 3 5 होता है और 5 + 4 9 होता है। तो जब आप 2 + 3 + 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 से वो सब नंबर डिविजिबल होते हैं जिनका सम 9 आता है, एज वेल एज ये 3 से भी डिविजिबल होगा। अब हम रेंडमली एक और नंबर ले लेते हैं 1 2 3, तो 1 + 2 3, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। तो 3 से ये डिविजिबल होगा, लेकिन 9 से ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो सम है इसका ये 6 है, 6 3 से डिविजिबल होता है, 9 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये एक ट्रिक है जनरली। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि सम 9 होना चाहिए, सम 9 हो गया मतलब ये 9 से भी डिविजिबल होंगे। तो जो भी नंबर 9 से डिविजिबल होते हैं वो 3 से भी डिविजिबल होंगे। तो इस तरह के देखिए हमारे पास नंबर जो है, हमारे पास इसमें 9 आ जाएगा पहला, उसके बाद 18 आ जाएगा, उसके बाद 27 आ जाएगा और उसके बाद
6 आ जाएगा। इसके बाद 45 आएगा जो हमारे इसमें नहीं है, 3 to 41 में देखना है। तो 4 ही ऐसे डिजिट हुए, तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, 4 ही ऐसी संख्या रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय's पोजीशन इज 14 फ्रॉम अपवार्ड। जब आप अपवार्ड काउंट करेंगे, मान लीजिए इस तरह से आपकी लाइन लगी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो यहाँ से जब आप काउंट करेंगे तो विजय की पोजीशन जो है आपकी 11th है, सॉरी 14th है। और टोटल क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट्स की, यानी कि लास्ट में जो बंदा होगा वो 43 पे होगा। व्हाट विल बी हिज पोजीशन ऑन डाउनवार्ड। अब हमने यहाँ से देखना है, डाउनवार्ड से लास्ट से देखना है भी विजय की पोजीशन कितनी होगी। तो इसका डायरेक्टली हो जाएगा कि 43 माइनस में 14 कर दूंगा। तो जब 43 माइनस 14 जब मैं यहाँ से करूंगा तो ये 14 वाली पोजीशन भी आपकी कट हो जाएगी, जबकि इस पोजीशन में हमारा विजय बैठा है, तो +1 हमें इसमें करना पड़ेगा। तो ये आपका जो है 29 + 1 हो जाएगा। तो ये आपका इसका राइट आंसर जो आपका 30 आ जाएगा। तो सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप अगर एचपीएस का एप्टीट्यूड देंगे तो हर साल इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने बिल्कुल सही ढंग से इसको समझना है। विकास स्टार्टेड टू मूव इन नॉर्थ एंड मूव 15 मीटर। तो विकास ने उत्तर में चलना शुरू किया और 15 मीटर चला। तो देखिए हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि मुझे थोड़ा पेज मिल जाए। मान देखिए ये डायरेक्शंस होती हैं, ये आपने सही ढंग से याद रखना है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब हम मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं, और ऊपर की तरफ मेरा नॉर्थ है, उत्तर है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये मान लीजिए मेरा पॉइंट है, विकास का मान लीजिए पॉइंट है। यहाँ से इसने चलना शुरू किया और 15 मीटर ये नॉर्थ की तरफ चला। ठीक है जी, 15 मीटर ये चल चुका है। अब इसके बाद देन ही टर्न टू हिज राइट। तो इसके बाद क्या हुआ कि बाद में वो अपनी दाईं तरफ मुड़ा। तो जब आप नॉर्थ की तरफ खड़ेंगे तो राइट हैंड आपका इस तरफ को आएगा, और ये 25 मीटर इस तरफ को चल पड़ा। तो राइट की तरफ मुड़ा और इस तरफ को 25 मीटर ये चल पड़ा। दो चीज़ें सेटिस्फाई होगी। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्ड 35 मीटर। अब इसके बाद दोबारा यहाँ से विकास मुड़ता है राइट की तरफ, नीचे की तरफ, और 35 मीटर ये चल पड़ता है। तो ये था हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था। हमें बताना है कि नाउ हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन। तो देखिए इस तरह से अगर मैं यहाँ पर डॉट 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 लगा दूँ तो ये 15 है, तो ये 25 ही रहेगा, और ये 35 है, पूरा का पूरा ये 35 है, इसको हमने काटना है। ये यहाँ पर 15 बचेगा और इस पॉइंट से नीचे ये 20 बचेगा। अब ये बन गया हमारे पास ट्राइंगल 25 और 20 का, और ये इसका हाइपोटेन्यूस। तो देखिए जो हाइपोटेन्यूस एच मान लीजिए, तो जो आपका बेस का स्क्वायर होगा और जो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा, इनका जो सम है ये हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर आता है। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपने पढ़ी होगी भाई। जो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है ये बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये साइड हमने, क्योंकि ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है और प्रेजेंटली ये यहाँ पर है, तो हमने देखना है कि यहाँ से ये कितनी दूरी पर है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो है ये हाइपोटेन्यूस ये बन रहा है। तो जब आप इसको करेंगे तो सी स्क्वायर आपके पास आएगा, ये 20 का स्क्वायर जो है 400 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 है तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो सी आ जाएगा आपके पास 1025 अंडर दी रूट। तो ये 32 पॉइंट समथिंग आएगा। तो राइट आंसर इसमें जो है सी आपका जो है 32 इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट। तो निम्न में से कौन सा संगठन जो है सबसे पुराना है। तो देखिए अगर मैं आपको बात करूं तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ILO ये जो है एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो 1919 में सेटअप हुई थी। इसके बाद अगर हम IMF की बात करें तो IMF और वर्ल्ड बैंक आपने ध्यान में रखना, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसके द्वारा जो है IMF और वर्ल्ड बैंक जो हुई थी, ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई थी, और इसके बाद जो है 27 दिसंबर 1945 को जो IMF फॉर्म हुआ था, और प्रेजेंटली जो है क्रिस्टियाना जॉर्जिया इसकी MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और 190 इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं, और हेडक्वार्टर्स आपको इसके वाशिंगटन DC में देखने को मिलेंगे। और आपने ध्यान रखना IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इनकी रिपोर्ट रहती है, और ये उन्हीं को लोन देंगे जहां पर जो कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रही होंगी, उनको ये लोन देते हैं। और इनके कुछ एक जो है आपके लैंडिंग जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें कुछ एक टर्म्स हैं, जैसे कि ECF एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, इसके साथ साथ आपकी फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन है इनकी, RCF है रेपिड क्रेडिट फैसिलिटी। तो ये आपने थोड़े से इनके टूल्स इनके ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात आगे करेंगे यह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपका 16 अक्टूबर 1945 को ये सेटअप हुआ था। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। तो 1945 में सेटअप हुआ था, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, और ये आपने रखना ये 27 दिसंबर 1945 को IMF जो सेटअप हुआ है आपका। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बात करिए, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और ये 7 अप्रैल
1948 को सेटअप हुई थी और 7 अप्रैल को हम हर साल जो है वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो राइट आंसर इसको जो है ILO सबसे पुरानी है। ILO का थोड़ा सा आप और ध्यान रखना, इसमें एग्जैक्ट जो सेटअप डेट है इसकी है 11 अप्रैल 1919 है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, जब ये बनी तो इंडिया इसका उस दौरान मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर था। और इसके साथ आप ध्यान रखना ILO में देखिए यूनाइटेड नेशन जो है उसमें 193 मेंबर्स हैं, तो उसमें से 186 जो है यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स प्लस 1 मेंबर दैट इज कुक आइलैंड जो आपका मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, ये ILO का मेंबर है। तो 187 पूरे मेंबर्स हैं ILO के। तो आपने ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के मेंबर ही ILO के मेंबर बन सकते हैं, अदर भी बन सकते हैं, और 187 इसके प्रेजेंटली कंट्री जो है मेंबर है। इसके साथ साथ आपने देखना जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944, उसके तहत वर्ल्ड बैंक भी सेटअप हुआ था। और वर्ल्ड बैंक देखिए आपके लोन देते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए लोन देते हैं कंट्रीज को। और वर्ल्ड बैंक आपने देखना वर्ल्ड बैंक 7 जुलाई 1944 को जो है सेटअप हो गया था। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, इसमें पूछा गया इन विच ईयर वाज इसरो फाउंडेड। तो इसरो का आपने ध्यान किस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी, 1970 में की गई थी। अगला प्रश्न द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वाज हेल्ड एट। तो सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो सार्क आपको सार्क जो है आपका एक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, और ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन कंट्रीज की। इसकी जो पहली जो मीटिंग थी 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ये आप विकिपीडिया का आर्टिकल देख सकते हैं। सार्क आपकी है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क जो है देखिए एक रीजनल एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी साउथ एशिया की। इसके मेंबर आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। मेंबर्स इंपॉर्टेंट है। और सार्क में लगभग 3% जो वर्ल्ड का लैंड एरिया है ये आता है, और 21% जो है विश्व की जो जनसंख्या है ये इसमें आती है, और लगभग जो है 5 से 6% वर्ल्ड की इकोनॉमी इसमें आती है। और देखिए सार्क जो फाउंडेड हुई थी ढाका में 7 से 8 दिसंबर 1985 को पहली मीटिंग इनकी हुई थी यहाँ पर, और ढाका में फाउंड हुई थी, पहली मीटिंग इनकी ढाका में हुई थी। और इसका जो सेक्रेटरीट है आज की डेट में ये काठमांडू नेपाल में है। 8 मेंबर स्टेट्स हैं, और ऑब्जर्वर का भी थोड़ा ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया और US जो है इसके ऑब्जर्वर। एस्टेब्लिशमेंट डेट है 8 दिसंबर 1985, और हेडक्वार्टर है काठमांडू में, और ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। मेंबर्स भी महत्वपूर्ण है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके मेंबर्स हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम विकास लक्ष्य नहीं है। तो देखिए इसमें जनरली 8 जो आपके गोल थे, और अब देखिए हमारे सक्षम डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें 17 जो है आपके गोल्स हैं और 169 जो टारगेट्स हैं। तो दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन के सामने जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स देख सकते हैं। 2015 तक ये अचीव करने का टारगेट रखा गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, सेकंड वन था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड वन था प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, फोर्थ था रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, फिफ्थ था इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, सिक्स्थ था कॉम्बैक्ट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, सेवंथ था इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और 8th था अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। और प्रेजेंटली देखिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस के हैं, जो कि 2030 तक हमने अचीव करने हैं। ये भी आप एक बार जो है इनको मेमोराइज कर लीजिए। तो इसमें देखिए पहला है नो पॉवर्टी, सेकंड वन इज जीरो हंगर, थर्ड वन इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ वन इज क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ वन इज जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ वन इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ वन इज एफर्टेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ वन इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ वन इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ वन इज रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 11th one is sustainable cities and communities, 12th one is responsible consumption and production, 31 is climate action, 14th is life low water, 5th one is life on land, 16th one is peace, justice and strong institutions, 7th one is partnership for goal। तो ये 17 गोल्स है और 169 इसमें जो टारगेट्स रखे गए हैं 2030 तक ये अचीव करने हैं। तो ये आपने महत्वपूर्ण ये याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रिड्यूस बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है ना ही आपका मिलियन डेवलपमेंट गोल्स में रखा गया है, ना ही सस्टेनेबल गोल्स में रखा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इससे रिलेटेड पूछा गया है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आपने ध्यान रखना है कि ये ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट है। ये ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट आप इसको बोल सकते हैं कि वैश्विक मानवाधिकार ये आंदोलन है। या विकिपीडिया का देखिए आर्टिकल देख सकते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसको एमनेस्टी AI भी बोलते हैं कि इंटरनेशनल NGO है। क्या ये इंटरनेशनल एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो कि फोकस्ड करेगी एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और इसके हेडक्वार्टर आपको यूके में देखने को मिलेंगे। तो फाउंडर से इसके पीटर बेंस्कन और इरिक बेकर, और जुलाई 1961 में फाउंड हुआ था ये यूके में, और हेडक्वार्टर इसके लंदन में है। तो जनरली ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ये जो आपकी जो है ये लड़ाई लड़ते हैं। और अपना ये जो मिशन बताते हैं कि कैंपेन फॉर अ वर्ल्ड इन विच एवरी पर्सन एंजॉयज ऑल ऑफ हिज ह्यूमन राइट्स इंसिडेंट इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड भी ध्यान रखना, ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जिसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, जो कि इंसिस्ट करता है राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स।
और 1948 में इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन बुक टू लीव्स। तो टू लीव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विक्रम सेठ जो है इसके जो है आपके लेखक हैं। अगला प्रश्न है पतंजलि वास। तो पतंजलि थे, तो पतंजलि का ध्यान रखना, ऑथर ऑफ अ कमेंट्री ऑन पनीनी संस्कृत ग्रामर। तो पनीनी के संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के ये लेखक थे आपके पतंजलि। और पनीनी के द्वारा आप ध्यान रखना संस्कृत ग्रामर अष्टाध्यायी लिखी गई, तो अष्टाध्यायी रखना पनीनी के द्वारा लिखी गई जो कि एक संस्कृत ग्रामर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरसागर। तो सॉरी सूरसागर। तो सूरसागर क्या है? तो सूरसागर आप देखना पोएटिक वर्क है सूरदास का। तो सूरदास के पोएटिक वर्क को हम सूरसागर बोलते हैं। तो ये नाम से पता लग जाता है सूरदास की एक काव्यात्मक कृति। नेक्स्ट वन इज IRDP स्टैंड्स फॉर। तो IRDP से क्या करता है? IRDP आपकी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ठीक है, IRD की फुल फॉर्म है आपकी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अक्टूबर 24 को आपने ध्यान रखना हम यूनाइटेड नेशंस डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो अक्टूबर 4 को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और आपने ध्यान में रखना इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज वेल एज ILO। जब 11 अप्रैल 1919 को बना तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ILO का भी। और ILO के हेडक्वार्टर में आपको बताना भूल गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क USA में है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वन द नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जो अमर्त्य सेन जी है, ये आपने याद रखना। अमर्त्य सेन पहले इंडियन इकोनॉमिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। और अमर्त्य सेन की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये अभी बार HPS प्रीलिम्स में पूछी गई थी। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम अमर्त्य सेन की महत्वपूर्ण बुक है। इसके साथ साथ पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। लेकिन डेवलपमेंट एज फ्रीडम इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इसको आपने जरूर मेमोराइज कर लेना है। अगला प्रश्न है राइडर कप इज रिलेटेड विद स्पोर्ट्स। तो राइडर जो कप है किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से ये संबंधित है। और बटरफ्लाई स्ट्रोक जो ये किससे रिलेटेड है? तो बटरफ्लाई जो स्ट्रोक है ये शब्द जो है आपके स्विमिंग से रिलेटेड है। स्विमिंग में आपने पता होगा आपको कि बटरफ्लाई स्विमिंग होती है इसमें। अगला प्रश्न हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स। तो निम्न में से कौन से व्यक्ति को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है? तो हम देखना इरविन रोमेन को जो है डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हुआ द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। तो मनोविश्लेषण के निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड जो फ्रायड है ये जो है आपके साइको एनालिसिस के फाउंडर हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी एग्जामिनेशन आगामी एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। इबादत खाना और फतेहपुर सीकरी वास। तो जो फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दी हॉल इन विच अकबर हैड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स। तो वह कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे, ये इबादत खाना था। तो ध्यान रखना आपने, इबादत खाना ऐसा कक्ष था अकबर का जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ हुए चर्चा करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण इबादत खाना और फतेहपुर सीकरी। तो ये एक ऐसा हॉल था अकबर का जहाँ पर डिफरेंट जो रिलीजन्स के स्कॉलर्स थे उनके साथ अकबर डिस्कशन करते थे। अगला प्रश्न है स्लोगन जो है गरीबी हटाओ, ये किस 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किया गया था? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। तो निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ नारा शामिल था? तो ये ध्यान रखना आपने 5th या 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका मेन नारा था आपका गरीबी हटाओ। तो देखिए 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट है ये हमने रशिया से लिया था। इसमें 5 ईयर्स की प्लानिंग जो है की जाती थी। प्लानिंग कमीशन इसमें था जिसमें हमारे PM जो है चेयरमैन होते थे, उसके अब नीति आयोग के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो प्लान जो हमारे शुरू हुए थे 1951 से। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था हमारा 1951 से 56 तक, फिर सेकंड चला 1956 से 61 तक, थर्ड का था 1961 से 66 और चौथा जो था हमारा ये था 1969 से 74 तक और पांचवा जो 5 ईयर प्लान था ये था 1974 से 78। और इसमें मेन नारा जो है गरीबी हटाओ लगाया गया था। और बीच में देखिए जो चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ वार हुए थे 1962 और 65 में, तो उसके बाद 1966 से लेके 1969 तक हमारा प्लान हॉलीडे था। इस दौरान हमने एनुअल प्लान ही चलाए थे। इस दौरान इसको प्लान हॉलीडे भी इस पीरियड को बोला जाता है, ये भी थोड़ा सा आप मेमोराइज कर लेना। और 5th जो प्लान है इसमें गरीबी हटाओ चला था। और सो फार 12 प्लान हमारे 5 ईयर प्लान चले, जो कि 2017 में 12वां प्लान जो हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है हमारी जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है NRHM हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो निम्न में से किस वर्ष NRHM की स्थापना की गई थी? तो NRHM है हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और ये जो है 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। आपने याद जरूर कर लेना है। तो और मेन एम इसका ये था कि असेसिबल और अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर जो है हमने प्रोवाइड करनी है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। और एक्सपेशली इसमें वल्नरेबल ग्रुप्स को टारगेट किया गया था, SC ST और OBC और वुमेन जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। तो ध्यान रखना 12 अप्रैल 2005 को जो लॉन्च की गई थी, जिसमें
असेसिबल यानी कि सबको पहुँच हो सके जिससे कि, और एफोर्डेबल यानी कि सस्ती जो है और क्वालिटेबल जो है हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराई जानी है इसमें रूरल एरियाज में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अगला प्रश्न है विच कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म्स इन टैक्स स्ट्रक्चर। तो कर संरचना में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन हुआ था। तो देखिए पहली जो समिति है नरसिम्हा कमेटी, ये 1991 में ये सेटअप की गई थी और बैंकिंग रिफॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में या फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में इसको जो है गठित किया गया था। नेक्स्ट वन जो सी ऑप्शन है इसमें केलकर कमेटी की बात की गई है। तो जो केलकर जो समिति है ये देखिए 2015 के जो बजट था, यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट था हमारा सेंट्रल बजट, उसके तहत इसको जो है सेटअप किया गया था। और हम ध्यान रखना इसके जो चेयरमैन थे ये विजय केलकर थे और ट्रिपल पी दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड इसको डिस्कस किया गया था। तो इनके द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर अपनी रिपोर्ट जो है नवंबर 2015 में जो है सबमिट कर दी गई थी और उस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे। तो ए और सी ऑप्शन तो हमारे जो है एलिमिनेट हो गए, नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो जो राइट आंसर जो है ये हो जाएगा चेलिया कमेटी। तो चेलिया कमेटी आपकी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड थी। तो चेलिया कमेटी जो है प्रोफेसर राजा चेलिया इसके चेयरमैन थे। ये एक टैक्स रिफॉर्म कमेटी थी 1991 में जो सेटअप की गई थी और ये जो टीआरसी के में हुई थी थ्री रिपोर्ट्स इसके द्वारा दी गई, एक 1991 में, एक 1992 में और 1993। और इसमें बहुत सारे मेजर्स इनके द्वारा जो है दिए गए। पहला था कि रिफॉर्म करना चाहिए हमें पर्सनल टैक्सेशन सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द मार्जिनल टैक्स रेट, इंप्रूव करनी क्वालिटी ऑफ टैक्स इन्फॉर्मेशन, सिंप्लीफाई करनी चाहिए एक्सट्रा इंटीग्रेशन विद वैल्यू एडेड सिस्टम। तो ये इस तरह से इसकी रिकमेंडेशंस हैं। अगला प्रश्न है तीस्ता ट्रीटी हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड। तो तीस्ता जो समझौता है ये किन दो देशों के बीच में विवाद की जड़ है। तो ये तीस्ता जो ट्रीटी है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद की जो ये जड़ है आपने मेमोराइज कर लेना है। तो देखिए 2016 का करंट अफेयर है कि यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व में किसे इंक्लूड किया गया है। प्रेजेंटली इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप देखना अगस्त माल्या को इस दौरान जो इंक्लूड किया गया था। अगस्त माल्या बायोस्फीयर रिजर्व जो केरला और तमिलनाडु के बीच में आप देखना। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टैटिक साइंस का ये क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर। तो जो पादजीनी जो पादप है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दीज आर द प्लांट्स जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड रिप्रेजेंटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल। तो एक कोशिका में विजातीय डीएनए के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न ये जो प्लांट्स होते हैं इनको ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम बोलते हैं। और डीएनए की फुल फॉर्म भी आप देखना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिली। तो पित्त का क्या कार्य है। तो देखिए बिली को सेक्रेट करता है आपका लीवर, लीवर के द्वारा जो है सेक्रेट की जाती है आपकी बिली और ये स्टोर्ड होती है हमारे गोल ब्लैडर में। तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो यही पता होनी चाहिए कि बिली को कौन सेक्रेट करता है, लीवर करता है। और लीवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, इसके द्वारा जो है बिली को सेक्रेट किया जाता है। एक टाइप का एंजाइम होता है और ये गोल ब्लैडर में स्टोर होता है और इसका मेन काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इट इमल्सिफाइज द फैट्स। तो ये वसा का पाइसीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट। तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो आप देखना विटामिन B12 में आपका जो है कोबाल्ट पाया जाता है। तो देखिए विटामिन के बारे में आप थोड़ा पता होना चाहिए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल और विटामिन ए की कमी के कारण आपको जो है नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसके साथ साथ एक जीरोप्थेलामिया भी एक डिजीज है जो कि आपकी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन B1, तो विटामिन B1 का देखिए साइंटिफिक नेम है बेरी और विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायामीन और बेरी डिजीज विटामिन बी की कमी कारण होता है। और विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है इज एस्कॉर्बिक एसिड। कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि एस्कॉर्बिक एसिड है क्या। तो एस्कॉर्बिक जो एसिड है ये विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है और मोस्ट सोल्यूबल जो विटामिन है वाटर में ये विटामिन सी है। और विटामिन सी की कमी के कारण जो स्कर्वी होता है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरोल है, इसकी कमी के कारण रिकेटस जो है होता है। और आयोडीन की कमी के कारण जो है गोइटर एक डिजीज है, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये एनसीईआरटी में चीजें दी गई हैं तो ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। और एक और चीज आपने ध्यान रख लेनी, विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन हैं ये फैट सॉल्युबल है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, फैट सॉल्युबल है। और विटामिन के की कमी अगर किसको हो जाती है तो खून की जो क्लॉटिंग है वो कम हो जाती है। और विटामिन बी और सी का आपने ध्यान रखना, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। विटामिन बी और सी आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है विटामिन से रिलेटेड। अगला प्रश्न है एडीज इजिप्टो जो वेक्टर है, ये मॉस्किटो है, ये मच्छर है, ये किस डिजीज का वेक्टर है। तो निम्न से कौन सी बीमारी का वाहक जो है एडीज इजिप्टी मॉस्किटो है। तो देखिए आप देखना एडीज इजिप्टो मॉस्किटो जो है येलो फीवर वायरस, डेंगू वायरस, चिकुनगुनिया वायरस और इवन जीका वायरस तक का ये वेक्टर है आपका एडीज इजिप्टो मॉस्किटो। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकुनगुनिया।
तो मेमोराइज जरूर कर लें आप। एडिस इजिप्टो जो है वेक्टर है आपके जिका वायरस का, डेंगू वायरस का, येलो फीवर वायरस का और चिकनगुनिया वायरस का। अगला प्रश्न है आपके पास, एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाई। तो जो एथलीट जो फुट है ये किसके द्वारा जो है कॉज किया जाता है? तो ध्यान रखना, एथलीट फुट जो एक फंगल डिजीज है। जैसे डेंगू आपका एक वायरल डिजीज है, जिका भी वायरल डिजीज है। इसी प्रकार मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड आपका बैक्टीरियल डिजीज है। चिकन पॉक्स आपका एक वायरल डिजीज है। स्मॉल पॉक्स भी वायरल डिजीज है। मीजल्स भी वायरल डिजीज है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला निर्भय। तो निर्भय एक सबसोनिक जो है क्रूज मिसाइल है। तो निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ब्रह्मोस आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रूज मिसाइल होती है पहले इस तरह से जब लॉन्च होगी तो ट्रैजेक्टरी सीधी जाएंगी और 90 डिग्री के ऊपर बेंड होकर टारगेट को हिट करेंगी। और जैसे आपकी अग्नि मिसाइल है, तो अग्नि मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक, यानी कि इनकी ट्रैजेक्टरी जो है प्रोजेक्टाइल होगी, ये इस तरह से जाएंगी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट सी वर्ड इज कनेक्टेड विद। तो प्रोजेक्ट जो सी वर्ड है किससे संबंधित है? तो याद रखना, ग्रीन फील्ड जो नोबल बेस है एट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो भारत के पश्चिम तट पर ग्रीन फील्ड नौसेना का अड्डा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय। तो विश्व का प्रथम जो विद्युत सैटेलाइट है किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा जो है वर्ल्ड की फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, परम पदम क्या है? तो परम पदम जो है एक इंडिजिनियसली बिल्ड जो है सुपर कंप्यूटर है। इसके साथ साथ भारत का जो सबसे फास्ट जो सुपर कंप्यूटर एरावत, तो ये भी आपने नोट करना, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एरावत, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है एरावत। और परम पदम देखिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट जो है इंडियन सुपर कंप्यूटर है जो कि वर्ल्ड वाइड जो सुपर कंप्यूटर की जो लिस्ट है इसमें इसने जो है अपनी जगह बनाई थी, इसलिए थोड़ा न्यूज़ में था उस दौरान। अगला प्रश्न दी फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज। तो एक असेंबलर का क्या कार्य होता है? तो असेंबलर का देखिए काम होता है कन्वर्ट करना असेंबल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जितनी भी असेंबल जो लैंग्वेजेस हैं उनको मशीन लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करना, ये आपका एक असेंबलर का फंक्शन होता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज नॉट द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो देखिए इफ रोम हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ये प्राइमरी मेमोरीज होती है किसी भी कंप्यूटर की। लेकिन सी डी रोम देखिए सी डी एक्स्ट्रा डालते हैं, प्राइमरी मेमोरी नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी होगी ये। तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नोट पूछा गया था। और प्राइमरी मेमोरीज होती है जो कंटिन्यू फिक्स होती है, जैसे आपके कंप्यूटर मेमो रोम फिक्स होती है, हार्ड ड्राइव फिक्स होती है, तो ये प्राइमरी मेमोरीज हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज यूआरएल। यूआरएल क्या है? तो देखिए यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पेन डाउन कर सकते हैं आप इस चीज को। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज अ फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो हम देखना यूआरएल जो है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग रहती है जो कि कंस्टिट्यूट करती है रेफरेंस टू एन इंटरनेट रिसोर्स। तो ये एक विशेष कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो इंटरनेट सोर्स का रेफरेंस बनाती है। राइट आंसर इज ए। अगला पूछा गया जंक ईमेल क्या है। तो देखिए कई बार आप भी ईमेल्स में देखते हैं अभी ये स्पैम आ गया, तो स्पैम जंक ईमेल जो आपका एक स्पैम होता है। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, इसमें पूछा गया वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं। तो ओपेरा हो गया, गूगल क्रोम हो गया, सफारी, ये सारे के सारे जो आप हमारे जो है वेब ब्राउजर है, ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिजाइड इन इंडिया एज एस्टिमेटेड 2011। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है। तो हम जाना विश्व का 17.5% जो जनसंख्या है ये भारत में रिजाइड करती है, 1/6। और अगर एरिया की बात करें तो सिर्फ 2.4% ही एरिया जो इंडिया के पास है। तो वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% एरिया भारत के पास है और 18% के लगभग जनसंख्या हमारे पास यहाँ पर रहती है। और ये अगर इसके साथ हम बात करें तो इंडिया वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है 2023 में। और टोटल के जितने भी फ्रेश वाटर जो रिसोर्सेज हैं उसमें 4% ही भारत के पास जो रिसोर्सेज हैं, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया। तो निम्न में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करती है। तो सीएसओ के द्वारा इसको किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसको जो है आपके किया जाता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आप न्यूज़ में देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल फिर अर्बन फिर कंबाइंड, तो जो PIC जो सी रहता है जिसका RBI यूज़ करता है इन्फ्लेशन अकाउंट करने के लिए, ये भी जो है आपके सीएसओ द्वारा रिलीज किया जाता है। 2011-12 इसमें बेस ईयर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ CPI जो इंडस्ट्रियल वर्कर है ये लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के द्वारा रिलीज किया जाता है और इसकी जो बेस ईयर है ये 2016 है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो न्यूज़ में कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र नहीं है। तो देखिए कोई भी आपकी इकोनॉमी है उसके 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है आपका जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या आप पशुपालन कर रहे हैं वो भी आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। तो इसमें रॉ मटेरियल जल्दी इसमें निकलते हैं।
सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो रॉ मटेरियल्स यहाँ से आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे वैल्यूएबल मटेरियल में। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कोई फल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस फल को प्रोसेस करके उसे जैम बनाना या उसे अदर कोई जूस बना लेना, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। टर्सरी सेक्टर सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग होगी, इंश्योरेंस होगी, या मान लीजिए जो फल ये जो बन गया इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ये सारे सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जो है सर्विस सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स एम्प्लॉयड है। लेकिन सॉरी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर बात करें, हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर की है, टर्सरी सेक्टर की है, सर्विस सेक्टर की। भारत में देखिए दिक्कत ये रही कि हम डायरेक्टली प्राइमरी से टर्सरी में चले गए, जिस कारण हमारी ग्रोथ रेट जो है वो उस तरह से सस्टेन नहीं हो पाई। लेकिन अब हम सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस पर फोकस कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस होगी, होटल एंड रेस्टोरेंट होगी और ट्रांसपोर्ट, ये सर्विस सेक्टर के पार्ट हैं। जो नहीं है वो है कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी ईजी है, इसमें पूछा गया कि कौन एलिजिबल है मनरेगा के अंडर, तो निम्न में से कौन मनरेगा से लाभ के योग्य हैं। तो राइट आंसर इसमें जाएगा अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड। तो किसी परिवार के जो बेसिक सदस्य हैं वो मनरेगा के तहत एलिजिबल है। और ध्यान रखना मनरेगा को 2005 में जो है लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है अंत्योदय अन्न योजना कब लॉन्च की गई थी। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है 2000 में जो है लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न देखिए स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो ढांचागत बेरोजगारी क्या है। तो आप देखिए बात को समझिए, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पर पहले मैनुअल वर्क होता था, हाथ से कैलकुलेशन होती थी, सब कुछ हाथ से होता था। मान लीजिए उसने अब कंप्यूटर ले आए, तो कैलकुलेशन का काम, रिकॉर्ड रखने का काम सारा कंप्यूटर करेगा। तो जो रिकॉर्ड रखते थे या कैलकुलेशन करते थे वो उनका यहाँ पर अब काम नहीं रहा, एक कंप्यूटर सबका काम करें। इनकी स्ट्रक्चर जब चेंज होता है, जब टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है और उससे जब स्किल जो होती है लोगों की वो एडुकेट नहीं होती है काम को करने के लिए, तो उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। तो ये जनरली हैवी इंडस्ट्री बाइस में ही हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, ये जो प्रोजेक्ट संकल्प है ये किसकी इन्वेस्टिगेशन से एसोसिएटेड है। तो संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा HIV एड्स के उन्मूलन से ये संबंधित है। और प्रेजेंटली एक संकल्प प्रोजेक्ट आपका स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी है। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिबिलिटी प्रमोशन, ये प्रोग्राम है आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप का। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें यूथ को स्किल प्रोवाइड कराई जा रही है। अगला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। तो किस देश में जीवन ग्रह स्तर किससे दर्शाया जाता है। तो पर कैपिटा इनकम से इसको जो जनरली जो है दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5 ईयर प्लान। तो निम्न में से किसके पास पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति की अंतिम सत्ता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CNDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो फाइनल अथॉरिटी थी हमारी इसके 5 ईयर प्लान की फाइनल अथॉरिटी के लिए। 5 ईयर प्लान जो बंद कर दिए गए हैं। नेक्स्ट में हु इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड इन इंडिया। तो किसने भारत में बीजों की उच्च पैदावार क्षमता वाले प्रजातियों का आविष्कार किया। तो इसका श्रेय जाता है N बोरलुग जी को। और देखिए नॉर्मन जो बोरलुग हैं इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, जबकि MS स्वामीनाथन जी जिनका रिसेंटली डेथ हो गया उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। तो इंडिया में जो हाई यील्ड वैरायटी सीड जो इंट्रोड्यूस किए गए थे ये आपके नॉर्मन बोरलुग जो है, जो कि वर्ल्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। अगला है दी ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड टू। तो देखिए इसमें तीनों हो जाएगा, इंटर क्रॉप इनक्वालिटी, इंटर क्लास इनक्वालिटी और इंटर ग्लोबल इनक्वालिटी से रिलेटेड है। तो डी इसमें जो है सारे सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्न में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका UNCTAD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो कि 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है, इनके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है रिलीज की जाती है। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका सेटअप जो है 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ये आपने ध्यान में रख लेना। और इसके हेडक्वार्टर भी आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे और 164 इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं। तो गेट जो है जनरल एग्रीमेंट इन ट्रेड एंड टैरिफ 1947 में सेटअप हुआ था, बाद में 1995 में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल जो NGO है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इनके द्वारा पब्लिश किया जाता है। 1971 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो फॉर्म किया गया था। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। हेडक्वार्टर आपको इसके जो है कोलोजनी, ध्यान रखना आपने, कोलोजनी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न है वेयर इज इंडियाज मॉडर्नाइज्ड करेंसी नोट्स प्रेस सिचुएटेड। तो भारत की आधुनिक करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है। तो ये मैसूरू में आपकी स्थित है। रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट देखिए ऐसा रेट होता है जिसपे RBI लेंड करता है मनी टू द बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसमें सेल करेगा RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक।
आई मेक अ पार्डन, रेपो रेट ऐसा रेट होता है जिसमें आरबीआई लैंड करेगा मनी अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी खुद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई करेगा बैंक से और उनको पैसा देगा। ये बात हम ध्यान रखेंगे। और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई जो है पैसा लेगा बैंक से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको बेच के, ये आपने ध्यान रखना, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी देके। और रेपो रेट होता है जिसमें आरबीआई लैंड करेगा पैसे जो है, ऋण जो है बैंक्स को देगा या पैसे उधार देगा कमर्शियल बैंक्स को अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये जो है आपके बाई करेंगे आरबीआई इसमें। तो राइट आंसर में भी हो जाएगा। इस दर पर आरबीआई बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर्स चेक। तो निम्न में से किसे बैंकर चेक कहते हैं? तो जो डिमांड जो ड्राफ्ट है उसको बैंकर चेक जो कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन काफी इजी है। विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो चाहे इंश्योरेंस है चाहे री इंश्योरेंस सेक्टर है, बीमा क्षेत्रों की रेगुलेटर आईआरडीए करती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है का स्टैट्यूटरी बॉडी है, कि वैधानिक बॉडी है, जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है। इसका आईआरडीआई एक्ट 1999 का इसका एक्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वर्क करती है। इंश्योरेंस और इंश्योरेंस सेक्टर को भारत में रेगुलेट करेगी और हेडक्वार्टर इसके हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है सेबी। तो सेबी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो सिक्योरिटीज मार्केट है इंडिया की उसको ये रेगुलेट करती है। सेबी एक्ट जो है 1992 का है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और आपने एक चीज और ध्यान में रखनी, इसके जो नई जो चेयरमैन है माधवी पूरी बच, मथुर इसलिए है क्योंकि माधवी पूरी बच जो है न्यूज़ में रही थी। ये पहली फीमेल जो है डायरेक्टर बनी है, एग्जीक्यूटिव बनी है, चेयरपर्सन बनी है सेबी की। और सीआईए जो है ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, ये जो एक आपकी नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और 1895 में फॉर्म हुई थी। अगर यहाँ पर पूछा जाता सबसे पुरानी बॉडी कौन है तो ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। ये जितनी भी ट्रेड जो बॉडीज हैं उनकी एसोसिएशन है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा सेटअप हुआ है और हेडक्वार्टर मुंबई में है। शक्तिकांत दास जी जो इसके जो गवर्नर है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंकर्स बैंक बोला जाता है और एसबीआई को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है बोला जाता है। तो ये भी हम देखना। तो देखिए अगला प्रश्न है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन टर्म बजट इज यूज्ड अंडर। तो हमारे संविधान में बजट पद किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो वेर यूज्ड, कहीं पर भी बजट प्रयोग नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं हमारे संविधान में बजट ये जो शब्द है ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, कहीं पर भी इसका प्रयोग नहीं है। जो बजट जो पेश किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, आर्टिकल 112 में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। तो ये जो आर्टिकल 112 है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी इसको टिक करके आ जाएंगे, ये गलत है क्योंकि इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई है, टर्म बजट इसमें यूज नहीं हुआ है। और आर्टिकल 110 में आप देखना मनी बिल है। और आर्टिकल 72 में जो पार्डनिंग जो पावर है, जो क्षमा करने की जो पावर है प्रेसिडेंट की, वो आर्टिकल 72 में। अगला प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है फॉर ईच ईयर एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश्ड बाय। तो किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आप देखना, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसका काम रहता है इलिमिनेट करना ग्लोबल पॉवर्टी को, वैश्विक जो गरीबी है उसको समाप्त करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अचीव करना, वैश्विक जो आर्थिक जो उन्नति है उसको अचीव करना, और इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास जो है इसमें जो है इसके ऊपर ये फोकस करते हैं। और ध्यान रखना आपने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इनके द्वारा पब्लिश की जाती है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन जो है 22 नवंबर 1965 को हुआ था और इसके हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में देखने को मिलेंगे। अगला है कॉर्पोरेशन टैक्स इज इम्पोज्ड बाय। तो निगम कर किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो राइट आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो इस टैक्स को जो लागू करती है। अगला प्रश्न, विच काइंड ऑफ पावर काउंट्स फॉर द हाईएस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत में किस प्रकार की शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण में सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो थर्मल है, कोयले से जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है तापीय, ये सबसे ज़्यादा है। अगर प्रेजेंटली हम बात करें तो थर्मल पावर लगभग जो है आपके 78% के आसपास जो है कंट्रीब्यूशन कर रही है, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर 12% के आसपास है, जबकि हाइड्रो 7% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रही है। और इसके साथ साथ जो हमारी जो न्यूक्लियर है ये लगभग 3% के आसपास जो है कंट्रीब्यूट कर रही है। तो आपने ये जो मेमोराइज कर लेना है। सबसे ज़्यादा थर्मल पावर का शेयर है, कोयले से जो हमारे टरबाइन चलते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ। तो किसी देश का भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है आपके ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली ईयर। तो दिए गए समय में समानता एक वर्ष में राष्ट्र के सभी आयात और निर्यात लेन देन का जो एक जो ट्रांजेक्शन होती है वो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आती है। और आईएमएफ आपने ध्यान में रखना,
उन्हीं कंट्रीज को लोन देती है जहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है। अगला प्रश्न, व्हाट इज अ ब्लू चिप कंपनी। तो ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो हाईली वैल्यूएबल जो कंपनी है उसको हम ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं। तो अति मूल्यवान कंपनी को हम ब्लू चिप कंपनी बोलेंगे। वैल्यूएबल के साथ साथ ध्यान रखना ये विश्वसनीय भी होती है, रिलायबल भी होती है। अगला प्रश्न है आपका, डायआरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर। तो डायआरकी जो है सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा जो है डायआरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन गवर्नमेंट में 1919 नहीं है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। तो सर्वप्रथम जो है द्वैध शासन, ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया इन विशेष, तो भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने क्या विचार रखा था। तो देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो दोनों नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में जो है भारत के लिए भेजा गया था, और उस दौरान ब्रिटेन के जो पीएम थे ये क्लेमेंट एटली थे, और इसमें मेंबर आपके पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर थे, और इसके चेयरमैन थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। इसको क्रिप्स मिशन भी इसलिए बोला जाता है। तो इसके द्वारा एक 3 टायर स्ट्रक्चर की बात कही गई थी इंडिया के लिए। तो इसमें इन्होंने बात की कि हम एक 3 टायर स्ट्रक्चर जो है इंडिया के लिए बनाएंगे, जिसमें सबसे टॉप के ऊपर जो है फेडरल यूनियन रहेगी, उसके नीचे आपके जो प्रिंसेस जो स्टेट है, प्रिंसली जो स्टेट्स हैं, उनको जो है रखा गया था। तो जो ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस थे वो इसमें दूसरे इस पे रखे गए थे, ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस, और सबसे नीचे जो इंडिविजुअल जो प्रोविंसेस थे उनको इसमें रखा गया था। और इसमें बात की गई थी कि जो सेंट्रल जो पावर जो रहेगी वो फॉरेन अफेयर, डिफेंस और करेंसी और कम्युनिकेशन में रहेगी। इस प्लान की देखिए मेन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये थी ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस का एक इसमें प्रांतों का इसमें ग्रुप बनाया गया था। और इसमें 2 ग्रुप बनाने की बात की गई थी। एक था मेनली जो मुस्लिम वेस्टर्न और ईस्टर्न प्रोविंस थे उनका, और थर्ड ग्रुप था जिसमें मोस्टली हिंदू एरियाज जो है साउथ और सेंटर के उसमें। तो इसमें जैसे यूपी या सेंट्रल प्रोविंस मुंबई, बिहार और उड़ीसा, मद्रास, उनको ग्रुप ए में डाला गया। ग्रुप बी में जो है सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बलूचिस्तान और बंगाल और असम को डाला गया। और ग्रुप सी में प्रिंसली स्टेट्स को डाला गया, और इनको पावर दी गई कि आप वो सब्जेक्ट अपने पास रखेंगे जो आप सीड नहीं करेंगे यूनियन को, जो आप यूनियन को नहीं देंगे, एक्सेप्ट फॉरेन डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड एक ये 3 टायर सिस्टम की इन्होंने बात की थी। जो 3 टायर थे उसमें प्रोविंसेस थे, प्रोविंशियल ग्रुपिंग थी और सेंटर था। तो फेडरेशन की तो देखिए इन्होंने कोई बात नहीं की थी। तो इसमें हम महासंघ की बात करते हैं, कन्फेडरेशन की जो है इसमें जो है ये जो बात की गई थी। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स भी, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 जो है पावर ऑफ पार्लियामेंट जो रहती है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डील करता है। तो भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्तियां आर्टिकल 368 में है। तो याद रखना आपने, आर्टिकल 368 जो अमेंडिंग पावर जो रहती है पार्लियामेंट की, इससे रिलेटेड है। तो आपने ध्यान रखना, पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई है अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज अ गिफ्ट ऑफ, तो भारत में एकल नागरिकता किसकी देन है, तो ये जो है यूके की देन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो है देन है, ब्रिटिश संविधान की। और सिटीजनशिप आपने ध्यान रखना, पार्ट जो 2 है हमारे संविधान का, अनुच्छेद 5 से 11, इसमें सिटीजनशिप की बात की गई है। और इसका आर्टिकल 9 है, पार्ट 2 में अनुच्छेद 9 है, उसमें यह बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। अगला है सोशलिज्म रेफर्स टू, तो समाजवाद के से क्या संदर्भ है, तो इसमें स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी होता है। तो सोशलिज्म में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है सारी की सारी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, तो भारत का संविधान भारत को दर्शाता है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ध्यान रखना, राज्यों का संघ, आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 1 में ये बात की गई है, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न है, आधार इज अ प्रोग्राम, तो आधार एक कार्यक्रम है। इसमें देखिए प्रोवाइड की जा रही है आइडेंटिटी टू इंडियन सिटीजन, तो भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का। अगला है फ्रीडम प्रेस इन इंडिया इज, तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये इम्प्लाइड है इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सब्जेक्ट टू रीजनल रेस्ट्रिक्शन इसमें रहती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इसमें रहती है। राइट टू वोट इन इंडिया इज, तो भारत में मत देने का अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट भी हम इसको नहीं बोल सकते हैं, नेचुरल राइट भी नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान में देखिए 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, जिसके तहत जो है वोटिंग एज 21 से 18 की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज की डेट में वोटिंग एज जो है हमारी 18 हो गई है। तो ये 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, उसके द्वारा 1990 से ये 21 से 18 ये वोटिंग एज हो गई है। तो ध्यान रखना हमने, 21 से 18 वोटिंग एज जो है 61वें संविधान संशोधन से हुई है, पूछा जाता है।
आरटीआई एक्ट, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एम्स एट, तो आरटीआई अधिनियम का क्या उद्देश्य है, तो ये बहुत ही ईजी ये हो जाएगा। इसमें सिक्योर किया जाता है ताकि असेस कराई जा सके इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, तो सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना ये आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य है। अगला है फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी, तो मौलिक कर्तव्य कोई भी डैश प्राप्त नहीं है, तो कोई भी लीगल सैंक्शन इनकी नहीं है, विधिक स्वीकृति इनकी नहीं है। मान लीजिए आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी सब पूरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको कोई सजा ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, कोई लीगल सैंक्शन इसके ऊपर नहीं है, ये कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है पालन करना चाहिए। और भारत के संविधान में पार्ट 4 आर्टिकल 51A अनुच्छेद 51A, जो कि अंडर बाय द रिकमेंडेशन सोन सिंह कमेटी रिकमेंडेशन और रशिया के संविधान से बनी फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट लिया है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 मौलिक कर्तव्य आपको देखने को मिलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन शॉर्ट, तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म आर्टिकल 36 to 51 हमें देखने को मिलते हैं। इसका आर्टिकल 44 ये बोलता है कि हमारी सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि ये जो पूरा जो भारत है यहाँ पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उनके अपने पर्सनल लॉज होते हैं, लेकिन हमारी सरकार इसमें प्रयास करती है कि सेम तरह के ही कानून सबको लागू हो। तो इसका मेन उद्देश्य है कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है की जाए, राष्ट्रीय एकता जो है की जाए इसमें। तो राज्य की नीति सिद्धांतों में जो पंडित जो समान जो नागरिक संहिता है उसमें राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया है। अगला है हु हैड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक 2 अवधि तक लगातार जो हमारे उपराष्ट्रपति कौन रहे थे, तो देखिए इन ऑप्शन के हिसाब से इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। इसके साथ साथ मोहम्मद अंसारी जो है, एम ए अंसारी जी, मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा भी जो है 2007 से 17 तक के ऑफिस होल्ड किया गया था, तो 2 इसमें ये है। नेक्स्ट वन इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो आप ध्यान, लोकसभा के लिए जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर इज ए जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट पीएम भी थे और फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू जी थे, फॉरेन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो इन्होंने अपने पास ही रखा था। जापान पार्लियामेंट इज नोन एज, तो जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो आपको थोड़ी डाइट, और येन जो है करेंसी है जापान की, और कैपिटल जो है जापान की टोक्यो। 2020 में समर ओलंपिक्स टोक्यो में हुए थे, और 2024 के समर ओलंपिक्स जो है आपके पेरिस में होंगे फ्रांस में, 2028 के लॉस एंजल्स में, और 2032 के आपके जो है ऑस्ट्रेलिया में होंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फिक्स स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो ये जो फिक्स स्ट्रेंथ है ये से 250 है, तो राइट आंसर इसका जो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। और फर्स्ट जो स्पीकर थे वो गणेश वासुदेव मोबालंकर थे, जीवी मोबालंकर के नाम से याद रखते हैं। अगला प्रश्न है यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन, तो आप देखना यूनियन बजट जो है ये लोकसभा में पहले सबसे पहले प्रेजेंट होता है, तो केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम इसकी प्रस्तुति संसद लोकसभा में जो है इसकी होती है, राइट आंसर का जो हो जाएगा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हु प्रिजाइड्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये ध्यान रखना, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो प्रिजाइड करता है लोकसभा की ज्वाइंट सिटिंग को, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपने एक बात ध्यान रखना, अगर स्पीकर नहीं है लोकसभा के तो डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेंगे, अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट जो रहेंगे राज्यसभा के वो प्रिजाइड करेंगे, चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर, तो संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून कब बन जाता है, तो देखिए जब दोनों हाउस उसको पास कर लेते हैं उसके बाद अल्टीमेट जो असेंट है उसमें वो प्रेसिडेंट रहते हैं, प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करते हैं उस बिल को वो एक्ट नहीं बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज असेंट, तो अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो निम्न में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है, तो कमेटी ऑन एस्टिमेट्स जो सबसे बड़ी जो है कमेटी है प्राक्कलन कमेटी, इसमें 30 मेंबर्स रहेंगे, और एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 17 फ्रॉम राज्यसभा। इसके साथ देखिए कमेटी ऑन पेटिशन ये लोकसभा राज्यसभा की अलग होती है, लोकसभा में इसमें जो है आपके 15 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग देखिए 1964 में सेट हुई थी, इसमें भी आपको 22 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अगला है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंजॉयज, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को क्या प्राप्त है, ऑरिजिन जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन, एपीलेट जुडिक्शन या सभी तरह के जुडिक्शन, तो
मौलिक क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार या मौलिक, अपीलीय और परामर्शी। तो आपने देखना ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमारे आर्टिकल 131 जो अनुच्छेद 131 है संविधान का, उसमें हमें देखने को मिलती है। एपिलेट जो जुडिक्शन है, जो परामर्शी ये जो अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है, ये अनुच्छेद 132 से 134 में देखने को मिलता है, और परामर्शी जो क्षेत्राधिकार है वो अनुच्छेद 143 में देखने को मिलता है। तो तीनों तरह की ये जो जुडिक्शंस हैं, ये जो क्षेत्राधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ये एंजॉय करता है। नेक्स्ट वन इज हु कैन अपॉइंट ए डिस्ट्रिक्ट जज। तो कौन एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ध्यान रखना ये गवर्नर करता है, तो गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल इसको करता है। नेक्स्ट वन इज द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है, तो मुख्यमंत्री को नियुक्त जो हमारे राज्यपाल करते हैं। अपनी बात ध्यान में रखनी आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज दी पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में जो लागू की गई थी। और 73वां जो संविधान संशोधन होता है 1992 में, इसके द्वारा 24 अप्रैल 1973 को पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा जो मिल जाता है। और अगला प्रश्न है कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन्स। तो कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट है, तो ध्यान रखना समवर्ती सूची में आपके 52 विषय आपको देखने को मिलेंगे। अगला है हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। तो विधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल जो है एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। आर्टिकल 76 में हमें जो है अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी देखने को मिलते हैं, और ये पार्लियामेंट प्रिविलेजेस भी इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन धर्म चक्र अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, 24 ही होती हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित धर्म अशोक चक्र में जो है 24 आपके आरे होते हैं। अगला प्रश्न है द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू दी। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित कब किया गया था, तो ये जो है 6वां जो संविधान संशोधन हुआ आपका 2002 में, इसके द्वारा इसको जो ऐड किया गया था। तो बाई द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2। अगला लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो ये हाइड्रोस्फीयर है, जलमंडल। लगभग 70% के आसपास जलमंडल में ही है। वन महोत्सव किससे रिलेटेड है, तो कटिंग ट्रीज नहीं होगा, इंक्रीज इन क्रॉप नहीं होगा, प्लांटिंग ट्रीज से रिलेटेड हम इसको लिस्ट। तो ध्यान रखना आपने, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज जो वन महोत्सव में की जाती है, वृक्षारोपण से वन महोत्सव हमारा रिलेटेड है। वर्मी कंपोस्ट इज एन। तो ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट तो एक कार्बनिक उर्वरक है। अगला है एसिड रेन इज कॉज्ड बाई पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट बाई। तो किसके द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की इनसे ये होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड हम देखना। लीचन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। तो लाइकेन सर्वोत्तम सूचक है। तो ये एयर पोल्यूशन को बताते हैं कि वायु प्रदूषण किस तरह का है। 104 का जो आपका ए हो जाएगा। अब देखिए अगला है इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकरिंग। तो जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके जो है ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि आपके कोई भी महीना ऐसा नहीं होता इसमें जो ड्राई हो, हर महीने बारिश यहाँ पर होती है, लगभग 60 मिलीमीटर की बारिश होती है, और ये हमेशा ग्रीन रहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इनको बोल दिया जाता है। तो इस तरह के फॉरेस्ट हमारे अंडमान और निकोबार में जो है पाए जाते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्न में से किसमें से कार्बन क्रेडिट की संकल्पना का उद्भव हुआ है, तो इसका ध्यान रखना हमने क्योटो प्रोटोकॉल से जो है ये जो कार्बन क्रेडिट का जो कंसेप्ट है ये ओरिजिनेट हुआ है। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपने ध्यान में रखना, जो इंटरनेशनल ट्रीटी थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 1992 की, जिसके तहत ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करना था, उसको इसके द्वारा जो है आपके एक्सटेंड किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका 11 दिसंबर 1997 को जापान में साइन हुआ था, और ये फरवरी 2005 क्योटो जगह है जापान में, तो फरवरी 2005 में ये जो इन्फोर्स में आया था। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होती हैं या एयर पोल्यूशन से रिलेटेड ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और CO2 गैस एमिशंस के ऊपर जो है उसके ऊपर जो जोर दिया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है देखिए ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये जो बात करता है, और 1987 में ये साइन हुआ था, और 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इन्फोर्स में आ गया था। मॉन्ट्रियल जो कनाडा में एक जो है सिटी है आपकी। और रियो समिट और अर्थ समिट ये एक ही चीज़ है। ये देखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ये रहती है, और इसको जो है आपकी रियो कॉन्फ्रेंस अर्थ समिट बोला जाता है। ये 3 से 14 जून 1992 को जो है ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुई थी। इसलिए इसको रियो समिट अर्थ समिट जो बोला जाता है। तो कोल्ड वार के बाद एक इंटरनेशनल
कोलेबरेशन और इंटरनेशनल एफर्ट्स ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके और क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके, इसके लिए हुई थी। और सबसे बड़ी जो मेन अचीवमेंट रही इस रियो डी जेनेरियो समिट की 1992 में, कि यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें मेन एम रखा गया टू कॉम्बैट दी क्लाइमेट चेंज, और जो ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रही है क्लाइमेट सिस्टम के साथ, डेंजरस जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसको कम करना, स्टेबलाइज करना ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को इन द एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट चेंज को टैकल करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस? तो देखिए मीथेन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर वेपर्स होगी, सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। कैल्शियम कार्बोनेट आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है सोहन कल्चर इज द अनदर नेम ऑफ, तो सोहन कल्चर किसका दूसरा नाम है? तो ये देखना पेलियोलिथिक जो कल्चर है इसका दूसरा नाम जो आपका सोहन कल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड एनिमल ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड? तो हड़प्पन काल में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित जो है प्राणी था? तो ये एक श्रृंगी यूनिकॉर्न ये सबसे ज्यादा चित्रित है। दशराजन वाज, तो दशराजन क्या था? तो बैटल ऑफ 10 किंग्स जो दशराजन जो बोला जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में। नेक्स्ट है उपनिषद आर बुक्स ऑन, तो उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद जो है फिलॉसफी के ऊपर जो है दर्शन शास्त्र के ऊपर एक बुक्स हैं। नेक्स्ट वन इज हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा, तो पाटलिपुत्रा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिंबिसार के द्वारा पाटलिपुत्रा की स्थापना जो है की गई थी। और पाटलिपुत्रा में ध्यान रखना ये पुराना नाम है, प्राचीन नेम है आपका पटना का, और पटना जो है प्रेजेंट डे कैपिटल है आपकी बिहार की। नेक्स्ट वन इज सेक्रेड बुक ऑफ जैनाज आर कोल्ड, तो जैन धार्मिक पवित्र पुस्तकों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए अंगाज। अंगाज जो है अंग जो है आपकी, अंगाज जो है आपकी सेक्रेड बुक्स है, धार्मिक पुस्तकें हैं जैन्स की। नेक्स्ट वन इज गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो गांधारा कला शैली अस्तित्व में आई थी, तो ये देखिए महायाना सेक्ट के इसमें जो बुद्धिस्ट जो महायाना सेक्ट था उसके इसमें ये जो है प्रोमिनेंस में आई थी। नेक्स्ट वन इज चंद्रगुप्त मौर्य इज सेड टू हैव स्पेंड हिज लास्ट ईयर इन साउथ इंडिया एट विच प्लेस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस स्थान पे गुजारे थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रवणबेल गोला, तो श्रवणबेल गोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने लास्ट ईयर जो स्पेंड किए गए थे। नेक्स्ट वन इज धमा प्रोपेगेंडेड बाय शोकावाज, तो शोक द्वारा प्रचारित धमा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के सिद्धांत को धमा कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल ऑफ सातवाहनास वाज लोकेटेड एट, तो सातवाहनाओं की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्ग, दुर्ग में आपकी सातवाहनाओं की जो है राजधानी स्थित थी। तो अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला है, लेकिन जीरो वाज इन्वेंटेड बाय, तो यहाँ पर एक अननोन इंडियन ऑफिशियल आंसर की मैसेज दिया हुआ है, लेकिन आपने ध्यान में रखना अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जो जीरो है उसको ब्रह्मगुप्ता के द्वारा 628 ईस्वी में जो है इन्वेंट किया गया था। अगला प्रश्न है हु वर दी फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, तो भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? तो इंडो ग्रीक जो है पहले राजा जी द्वारा गोल्ड कॉइन इशू किए गए। चर्क वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, तो चर्क किसके द्वार का सुप्रसिद्ध औषध शास्त्री था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्का, कनिष्का के कोर्ट में ये चर्क फेमस जो आपके कोर्ट फिजिशियन थे। नेक्स्ट वन इज द रॉयल एम्ब्लम यूज्ड बाय द गुप्ता पीरियड, तो गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राजसी चिन्ह कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये गरुड़ा, गरुड़ा इनका जो है रॉयल एम्ब्लम था। अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है हु हैज रिटन दी हर्षचरिता, तो हर्षचरिता किसने लिखी है? तो बाण भट्ट के द्वारा ये हर्षचरिता लिखी गई है। इन विच कंट्री इज दी अंगोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो कौन से देश में अंगोर वाट मंदिर स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है, और कंबोडिया का पुराना नाम है कंपूचिया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कंपूचिया में ये अंगोर वाट टेम्पल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज हु बिल्ड दी खजुराहो टेम्पल्स, तो खजुराहो टेम्पल किसने बनाए थे? तो चंदेलाज के द्वारा जो है खजुराहो टेम्पल बनाए गए थे। हुज फिलोसफी इज कॉल्ड अद्वैता, तो अद्वैत जो फिलोसफी है किसकी है? तो ये शंकराचार्य की ये फिलोसफी है। नेक्स्ट वन इज लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, तो लोधी डायनेस्टी जो है बहलो लोधी जी के द्वारा जो है इसको सेटअप किया गया था। कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय फेमस रूलर, तो किस सुप्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार का कार्य संपन्न कराया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा ये कार्य संपन्न कराया गया था। अब देखिए जो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि अजमेर में है वो एक मॉस्क्यू है, बहुत महत्वपूर्ण है। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में है ये एक मस्जिद है। हु अमंग दी 6 गुरुज फाउंड दी गुरुमुखी स्क्रिप्ट, तो इनमें से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गुरु अंगाद के द्वारा जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट का जो है इन्वेंशन जो है किया गया था। कबीर वाज दी डिस्किपल ऑफ, कबीर किसके शिक्षक थे? रामनंदा के या रामानंद के जो है कबीर जो आपके शिक्षक थे। भक्ति मूवमेंट किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्बर सेंट्स, तो अल्बर के जो संत थे उनके द्वारा भक्ति मूवमेंट की जो है शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकबर लॉन्च दीन इलाही इन द ईयर, तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1582 में ये लॉन्च किया गया था इनके द्वारा।
अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन, तो इनमें से किस खदान से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था? तो गोलकोंडा के जो माइंस थी यहाँ से ये ऑब्टेन हुआ था। जजिया वाज री इम्पोज ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ, देखिए जजिया कर की शुरुआत जो अकबर ने की थी, लेकिन यहाँ पर री इम्पोज पूछा गया। तो किसके शासनकाल के दौरान जजिया फिर से लागू हुआ था? ये औरंगजेब के कार्यकाल में दोबारा से इसको लागू किया गया था। हु वाज सेंट बाय द रूलर ऑफ बीजापुर टू पुनिश शिवाजी, तो शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अफजल खान को जो है शिवाजी को सजा देने के लिए जो है बीजापुर के सुल्तान के द्वारा भेजा गया था। हु बिल्ड द फेमस गोल्ड गुमाज एट बीजापुर, तो किसने बीजापुर में सुप्रसिद्ध गोल्ड गुंबद बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा जो है गोल गुमूज जो है बीजापुर का इसको बनाया गया था। टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर, तो किसके आधिपत्य के अंतर्गत ब्रिटिश सैन्य के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। परमानेंट सेटलमेंट वाज अ फीचर ऑफ, तो स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण था? तो जमींदारी सिस्टम का जो है परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम था। नेक्स्ट वन इज आर एस मार्ज क्रिटिसाइज्ड, तो आर एस मार्ज ने किसकी आलोचना की थी? चाइल्ड मैरिज, एडल्ट्री, टबैको ऑन फॉरेन ट्रैवल, सॉरी दी टैबू ऑन फॉरेन ट्रैवल, तो बाल विवाह, मूर्ति पूजा, विदेश यात्रा, बिजनेस, इन सभी की जो है आर एस मार्ज के द्वारा जो है आलोचना की गई थी। कुका मूवमेंट देखिए पंजाब की बहुत फेमस मूवमेंट है, तो यहाँ पर पूछा गया कि कुका मूवमेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? तो कुका आंदोलन किसने आयोजित किया था? तो गुरु राम सिंह जी के द्वारा जो है कुका मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट वन इज द गुल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ, तो गुल्फ ऑफ मन्नार कहाँ स्थित है? तो ये आपके तमिलनाडु के तट पर जो है गुल्फ ऑफ मन्नार स्थित है। मैप में एक बार मैं गुल्फ ऑफ मन्नार आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज वर्ल्ड मैप, ये इंडियन ओशन, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें मैं आपको जूम करके एकदम से जो है श्रीलंका का पुराना नाम है सेलोन, और ये रहा इंडिया, तमिलनाडु। तो यहाँ पर जब हम जूम करते हैं तो ये आपको गुल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा, यहाँ पर पार्क भी देखने को मिलेगी आपको, और यहीं पर आपको पार्क स्टेट भी देखने को मिलेगी। और आपने ध्यान रखना पार्क स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में लेकेडिव सी को बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्ट करेगी। तो ये आपने ध्यान रखना पार्क स्टेट, पार्क बे और गुल्फ ऑफ मन्नार जो आपके तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है यहाँ पर। अगला प्रश्न, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड GMT, तो IST और GMT के बीच में कितना जो है अंतर है? तो GMT इज ग्रीनविच मीन टाइम, तो 5.5 घंटों का जो है ये फर्क है, 5 hours 30 minutes। आपने ध्यान रखना इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है ये GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ये आपने ध्यान रखना आगे है, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरीज, तो नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो राइट आंसर है इसका दोड़ा बेटा, तो दोड़ा बेटा जो है हाईएस्ट पीक है आपकी नीलगिरी की। एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडियन डेजर्ट की कौन सी महत्वपूर्ण रिवर है? देखिए कृष्णा को आप काट सकते हैं, ब्यास को भी काट सकते हैं, नर्मदा को काट सकते हैं, तो लूनी एक इंडियन डेजर्ट की एक महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए सुप्रसिद्ध है? तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में आपको देखने को मिलेगा, मानस नेशनल पार्क, ओंगी नेशनल पार्क, ये सारे आसाम में है। तो जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसको ब्रह्मपुत्र रिवर जो 2 हिस्सों में जो डिवाइड करती है, और वर्ल्ड के 2/3 जो 1 हॉर्न राइनोसोर्स, एक सिंग वाले गैंडे इंडिया के पास है काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो राइनोसोर्स के लिए जो है फेमस है, गैंडों के लिए फेमस है। अगला है साइलेंट वैली ऑफ केरला, तो केरला की साइलेंट वैली ये कंटेन करती है रियर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट आंसर ये जो आएगा, इसमें पौधों और प्राणी की दुर्लभ प्रजातियां समाविष्ट हैं। येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, तो येलो रेवोल्यूशन जो हमारी ऑयल की प्रोडक्शन रिलेटेड है। ध्यान रखना पीत क्रांति जो है तिलहन के उत्पादन के लिए ये जो है फेमस है। तो इस तरह से कलर जो होते हैं कोड रेवोल्यूशन से वो पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ब्लू रेवोल्यूशन आपकी फिश से रिलेटेड है, ब्राउन लेदर से, गोल्डन फाइबर जूट से रिलेटेड है। अगर हम सिंपल गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रूट, हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है ये। ग्रीन रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन से रिलेटेड है। फिर राउंड रेवोल्यूशन की बात करें तो पोटैटो से रिलेटेड राउंड रेवोल्यूशन है। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है। पिंक रेवोल्यूशन की बात करें ऑनियन फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। और रेड रेवोल्यूशन आपकी मीट और टमाटो से रिलेटेड है। हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज, तो देखिए सबसे लो क्वालिटी का होगा आपका स्पीट, उसके बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस, और सबसे हाई क्वालिटी का जो कोल होता है एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट जो है सर्वोत्तम गुण वाला कोयला है। डीजल लोकोमोटिव आर परफॉर्म मैन्युफैक्चर्ड एट, तो डीजल लोकोमोटिव है इनका उत्पाद कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी में इनका जो है मैन्युफैक्चर होता है। रिप्लेसमेंट रेट TFR इज इक्वल टू 2.1 के बराबर होता है। तो प्रतिस्थापन स्तर जो है 2.1 के बराबर है, यानी कि 2.1 अगर हमारा फर्टिलिटी रेट रहेगा, यानी कि हर एक महिला 2.1 बच्चों को जन्म देगी, यानी कि 10 महिलाएं अगर 21 बच्चों को जन्म देती हैं तो पॉपुलेशन आपकी स्टेगनेंट रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। इसका मतलब होता है आपका रिप्लेसमेंट लेवल TFR। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज शगुन, तो शगुन क्या है? तो ये एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल है, एक समर्पित वेब पोर्टल है शगुन। तो व्हाट इज भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो भीम है एक मोबाइल ऐप है, तो और इसके साथ साथ एक पेमेंट ऐप है। तो मोबाइल ऐप है ये, पेमेंट एक ऐप है, गेम नहीं है, ये एक पेमेंट ऐप है। ओके, सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फिफ्थ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कनक्लेव हेल्ड। तो फिफ्थ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल कनक्लेव वाराणसी सारनाथ में हुई थी। तो 5वीं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध निर्वाचक सभा जो है वाराणसी सारनाथ में हुई थी। थोड़ा सा और ध्यान रखना, बुद्धिस्ट काउंसिल में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसका वेन्यू जो है राजगृह था और इसके चेयरमैन जो है माँ कश्यपा थे। 483 ईसा पूर्व में ये हुई थी और अजात शत्रु इसके पैटर्न थे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपकी वैशाली में हुई थी, सभागामी इसके जो चेयरमैन थे, 383 BC में हुई थी और काल अशोका इसके पैटर्न थे। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इसके मुगालीपुत्रा जो है चेयरमैन थे, पाटलिपुत्रा में हुई थी पटना में, और अशोका इसके पैटर्न थे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वासुमित्रा जो है चेयरमैन थे और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और कनिष्का इसके जो आपके पैटर्न थे 72 AD में ये हुई थी, 72 ईस्वी में। नेक्स्ट है बुक टाइटल सिक्स मशीन वाज रिटन बाई। तो सिक्स मशीन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये क्रिस गेल के द्वारा जो है लिखी गई है, खुद भी काफ़ी ज़्यादा सिक्स मारते थे, तो सिक्स मशीन इनके द्वारा जो है लिखी गई है। अगला प्रश्न है दलीप सिंह राणा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दलीप सिंह राणा जो रेसलर हैं जो कि WWE में काफ़ी फेमस हुए थे, ये सिरमौर जिले को जो है बिलोंग करते हैं। HP यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो किस वर्ष जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें पूर्ण राज्य मिलने से 1 साल पहले 1970 में HP यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई थी। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। देखिए 2011 की सेंसस के ऊपर, हिमाचल प्रदेश की सेंसस के ऊपर, 2011 की सेंसस के ऊपर मेरी एक बहुत ही डीपली एनालिसिस एक वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, उसको आप इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश में जाके सेंसस की वीडियो को जरूर देख लें। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है किसी भी एग्जामिनेशन में, एक बार HS में भी आया था, AE में, AE की एग्जामिनेशन भी आया था, AE सिविल में। तो लिटरेसी रेट जो है हिमाचल प्रदेश का अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस 2011 के जनगणना अनुसार 82.8% है। और आपने ध्यान रखना इसमें 89.53% ये मेल लिटरेसी रेट है, जबकि 75.93% ये फीमेल लिटरेसी रेट है, फीमेल साक्षरता दर है। और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हमीरपुर का है 88.95%, और उसके बाद ऊना का 86.53%, फिर कांगड़ा का 85.67%, और सबसे कम लिटरेसी रेट जो है चंबा का है 72.17%। इसको भी आपने मेमोराइज जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है हाउ मैनी स्टेट शेयर बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश। तो देखिए पहले स्टेट ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करती थी, लेकिन अब JNK का स्टेटस अब हमने UT कर दिया है। तो अगर हम उसको UT में काउंट कर लेंगे तो एक हमारा पंजाब हो जाएगा, एक हरियाणा हो जाएगा और एक उत्तराखंड हो जाएगा। 3 स्टेट्स हैं। और देखिए UP के साथ हमारा कोई ऐसा लैंड बॉर्डर नहीं है, UP के साथ बीच में यमुना रिवर जो है आ जाती है। तो 3 स्टेट्स इसका हो जाएगा, 3 स्टेट्स के साथ हम जो है लैंड बॉर्डर शेयर करेंगे प्रेजेंटली। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन से हमने इंडिया का मैप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए जूम करके रखा हुआ है इसको पहले ही। तो ये देखिए आप हिमाचल प्रदेश को देख सकते हैं, एक लैंड बॉर्डर इसका हरियाणा से रहेगा, एक पंजाब के साथ रहेगा, एक उत्तराखंड के साथ रहेगा। तो देखिए बिल्कुल छोटा सा ऐसे UP के साथ शो किया बता रहा है, बिल्कुल पॉइंट जैसा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखना यहाँ से होते हुए जो यमुना रिवर यहाँ से होते हुए जो जाती है, तो कोई ऐसा डायरेक्ट लैंड बॉर्डर जो है UP के साथ नहीं है। तो प्रेजेंटली जो है आपकी 3 स्टेट्स जो है इसमें आप देख सकते हैं कि 3 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करिए, लेकिन एक छोटी सी टिप के ऊपर UP भी जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है। लेकिन ऑफिशियल गजट से अगर आप UP गवर्नमेंट की भी कंफर्म करें तो UP गवर्नमेंट भी कंफर्म करती है कि इनका बॉर्डर हिमाचल प्रदेश के साथ। तो पंजाब, हरियाणा, UP और उत्तराखंड आप ले सकते हैं। तो 4 स्टेट्स जो है बॉर्डर शेयर कर रही है हिमाचल के साथ। तो देखिए राइट आंसर इसका जो 4 हो जाएगा, मैंने अभी कंफर्म किया। UP की ऑफिशियल जो गेस्ट है इनका भी, तो ये भी दे रहे हैं कि बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन काफ़ी पिन पॉइंट के ऊपर ये बॉर्डर है और बीच में यमुना रिवर भी है यहाँ पर फिर भी राइट आंसर इसमें आप C4 ले सकते हैं। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP टचेस बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो निम्नलिखित में से कौन से हिमाचल प्रदेश के जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा मंडी सबसे ज़्यादा जिलों के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है। तो मैप में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये आप हिमाचल प्रदेश का मैप देख सकते हैं। तो देखिए सिरमौर जो जिला है ये साउथ मोस्ट या सबसे अधिक दक्षिण में स्थित ये जिला है। सिर्फ सिर्फ सोलन और शिमला के साथ ये बॉर्डर शेयर करेगा। फिर सोलन की अगर हम बात करें तो सोलन जो है बिलासपुर, मंडी और शिमला के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। लेकिन जब हम मंडी की बात करते हैं तो मंडी देखिए इस तरह से सेंट्रल में है, ये करसोग वैली है, मतलब बिमला बैवली है। तो देखिए मंडी आपका बॉर्डर शेयर करेगा एक तो आपके सिरमौर के बिलासपुर के साथ, फिर सेकंड वन सोलन के साथ, थर्ड वन शिमला, फोर्थ वन इस कुल्लू। ये देखते हैं आप कुल्लू के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा। पांचों देखिए यहाँ पर कांगड़ा आ जाएगा, और छठा जो है यहाँ पर हमीरपुर आ जाएगा। तो 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ मंडी जो है बॉर्डर शेयर करता है। अगला प्रश्न है हु ऑफ द फॉलोइंग सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन अब की बार HPS प्रीलिम्स 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था
तो निम्न में से कौन सर्वाधिक बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। वीरभद्र सिंह जो है सर्वाधिक टाइम जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और HPS प्रीलिम 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी बार। अगला है शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाई, तो शिशु मेला किन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये लाहौल स्पीति में बुद्धिस्ट के द्वारा ये जो सेलिब्रेट किया जाता है। फोर्क डांस जो रहता है, शन और शाबू डांस, ये भी लाहौल स्पीति के रहते हैं। और ये जो डांस है ये लॉर्ड बुद्धा को जो है समर्पित है। तो ध्यान रखना आपने, शन और शाबू जो डांस है लाहौल स्पीति के डांसेस है और भगवान बुद्ध को ये समर्पित है। नेक्स्ट वन इज बिल कालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ HP। तो आप ध्यान रखना, बिल कालेश्वर जो मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ HP इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज। तो निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थल ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज फेमस एज वैली ऑफ गॉड्स। तो निम्न में से कौन सी घाटी देव घाटी से प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी को हम देव घाटी के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू महाभारता, हु फाउंडेड कटोच मोनार्की ड्यूरिंग 1400 BC। तो ये सुषम चंद्रा के द्वारा ये फॉर्म की गई थी। सुषम चंद्रा के द्वारा कटोच डायनेस्टी 1400 BC में जो है शुरू की गई थी और सुषम चंद्रा ने जो है कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स मार्क द ओरिजिन ऑफ कहलूरिया क्लैन। तो निम्न में से किस राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया है? तो हरिहर चंद के द्वारा जो है ये दिया गया है, ये मार्क किया गया है इनके द्वारा ओरिजिन ऑफ कहलूरिया क्लैन। और 25 जनवरी 1997 हिमाचल प्रदेश मर्ज एज द डैश स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो 18वां राज्य जो हिमाचल प्रदेश जो 25 जनवरी 1971 को बना था। तो ध्यान रखना आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है आपकी 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के जितने भी हिल एरियाज थे इनको जो है मर्ज कर दिया गया था हिमाचल के साथ, और 17वां राज्य उस दौरान जो हरियाणा को बनाया गया था। और उसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर 18वां राज्य बनाया गया था। इसके बाद देखिए थोड़ी सी इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन है। तो इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो देयर इज अ ब्लैंक स्पेस और आपने उसमें वर्ड बनाना है। तो पहला है एट लास्ट ही यील्डेड डैश टेम्पटेशन। तो देखिए इसके लिए बेस्ट हो जाएगा एट लास्ट ही यील्डेड टू टेम्पटेशन, टू टेम्पटेशन आ जाएगा। तो एट लास्ट ही यील्डेड टू टेम्पटेशन। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज्ड डैश हिज रूडनेस। तो ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज्ड ऑन हिज रूडनेस, यहाँ पर ऑन का प्रयोग हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। आई मेक अ पन, ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज्ड एट हिज रूडनेस, इसमें हो जाएगा एट हिज रूडनेस होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। He hoped to finish the work last week but he could not, तो last week इसमें हो जाएगा। Any help that you can give me will be appreciated, तो D इसमें हो जाएगा। The messenger can, तो messenger can hardly read or write, तो ये आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद देखिए every sentence is divided into 3 section marked ABC। Read the sentence carefully and mark the section that contains errors, जहाँ पर error है वो आपने बताना। If there is no error in the sentence mark D। तो देखिए फर्स्ट जो सेंटेंसेस में दिए गए, आई डू नॉट सी अ फन इन प्रैक्टिकल जोकिंग नो एरर। तो देखिए जोकिंग होता है मजाक करना, तो प्रैक्टिकल जोकिंग में देखिए इनको कोई भी फन नहीं दिखता है, तो फन दिखेगा नहीं, फन के बारे में सोचा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई डू नॉट थिंक। तो ए में देखिए आपका एरर है। अगला आई रिस्पेक्ट हिम एज ही इज माई फादर। तो आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज, क्योंकि, तो बिकॉज इसमें हो जाएगा बिकॉज ही इज माई फादर। तो बी में एरर हो जाएगा, ए नहीं होगा इसमें, एज नहीं होगा सॉरी, इसमें हो जाएगा आई रिस्पेक्ट हिम। तो एज की जगह इसमें बिकॉज हो जाएगा। अब देखिए अगला, ही टॉक्स एज इफ ही वाज माई बॉस। तो देखिए वो ऐसे बात करता है जैसे वो मेरा बॉस है, तो इज हो जाएगा यहाँ पर, ही इज माई बॉस। तो एरर आपका सी में हो जाएगा। अगला देखिए, वाई शुड द रिच लुक डाउन द पुअर। तो दो द पुअर यहाँ पर गलत है, यहाँ पर लुक डाउन ऑन द पुअर ये हो जाएगा। तो सी में यहाँ पर एरर है। तो देखिए अगले में हो जाएगा, ही हैज़ रिटन दी। जब रिटन जो लग गया तो यहाँ पर दा लग जाएगा, ही हैज़ रिटन दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज फादर। तो बी में यहाँ पर एरर आप देख सकते हैं ऑटोबायोग्राफी में। नेक्स्ट वन है, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो सब कंठ लिखे हुए हैं, लेकिन शुद्ध शब्द देखिए ए हो जाएगा। कंठ को ऐसे ही लिखते हैं आप, क के ऊपर बिंदी और ठ। व्याख्या का संधि विच्छेद क्या है। तो व्याख्या का संधि विच्छेद हो जाएगा वी प्लस आख्या। भाई का तत्सम हो जाएगा भातृ। धनवती का पुल्लिंग है आपका धनवान। प्रेम का बहुवचन जो है प्रेम ही होता है, ये आपने ध्यान में रखना। भाई बहन में देखिए द्वंद्व समास है। सेवक शब्द की भाववाचक संज्ञा है आपकी सेविका। आई मेक अ बटन, सेव शब्द में भाव जो है सेवा का है, सॉरी। तो सेवक में भाव किस चीज का, सेवा का है, भाववाचक का पूछा है, तो सी इसमें हो जाएगा।
अभिव्यक्ति का पर्यायवाची हो जाएगा आपका प्रकटन। अवकाश का विलोम होता है अनवकाश, और जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए एक शब्द हम बोलेंगे अभिष्ट। तो जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए एक शब्द यूज होगा अभिष्ट। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको इसमें कुछ नया जानने को मिला होगा। इस तरह से हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे और इनको आप जो है जरूर देखा कीजिए। और थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। ज़्यादा इनको शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मिलेंगे अगली वीडियो में।